अध्यक्ष तारिक फता साहब। तारिक जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या पसंद करते? तारिक जी लोग बुलाए या कोई पेट नेम से बुलाए वो पसंद करते हैं? अब मेरा पेट नेम बताऊंगा तो आप घबरा जाएंगे। नहीं, चलो हम रेडी है डरने के लिए। मेरा निकनेम जब मैं छोटा था गांधी था, क्योंकि मेरे नाना कांग्रेसी थे और मेरा वजन था बहुत पतला होता था और बड़े बड़े चश्मे थे। ओके। तो वो आप सोचिए पाकिस्तान में पार्टीशन के बाद कांग्रेस वालों का दिल कितना दुखा हुआ था। हाँ, तो वो अपने नवासे को गांधी कहते थे। अच्छा। लेकिन तारिक ठीक तारिक जी, सीधा मैं पॉइंट पे ही आ जाता हूं, वक्त बहुत कम है, 24 मिनट का शो है। एक ऐसा सब्जेक्ट जो पूरे वर्ल्ड में बिल्कुल टॉक ऑफ द टाउन हर एक कंट्री में रहता है, वो है इस्लामिक टेररिज्म। बीइंग अ मुस्लिम, पाकिस्तान में पैदा हुए, पढ़ाई अच्छी खासी कर ली, थोड़ी समझ भी आ गई तो देश छोड़ के चले गए। लेकिन बाकी मुस्लिमों की तरह नहीं कि भले देश छोड़ दिया है, बाहर गए, विदेशों में गए, ईसाइयों की देशों में गए जहां बहुत वैभव है, पैसे कमा लिए, तो भी अभी भी नजर तो वहीं पे रहती है। लेकिन आपने आवाज उठाई ऐसे लोगों के सामने, ऐसे शख्सियत के सामने, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के सामने जो पूरे वर्ल्ड को डिस्टर्ब करती है। मेरा सीधा सवाल, ये पहली बार कब हुआ जब तारिक जी ने ये आवाज उठाई? क्या वो पाकिस्तान में ही उठाई थी, सऊदी में उठाई थी या कनाडा में उठाई? 1965 में 65 की इंडिया पाकिस्तान की जंग, जिसका 50th एनिवर्सरी ये साल चल रहा है। मैं जब स्कूल से, कैथलिक स्कूल से कॉलेज गया हूं, तो मैंने जिस दिन जंग शुरू हुई है सितंबर 6 को और अगस्त 25 को पाकिस्तान ने हमला किया इंडियन साइड ऑफ कश्मीर फ्रॉम छमजोड़ियाँ सेक्टर। तो एज ए मुस्लिम आपकी 15 साल उम्र है, आपका तो जिहाद हो रहा है, लोग कह रहे पाकिस्तान हिंदुस्तान को ऐसी तैसी कर देगा। तो वो जंग हुई 17 दिन की। उसके अंदर हिंदुस्तान ऑलमोस्ट कैप्चर्ड लाहौर। उनके जनरल्स में अगर जरा इतनी करेज होती तो आज के मसले शायद नहीं होते। काफी लोग मरे उसमें। जब जंग खत्म हुई और कॉलेज में हम लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स में थोड़े इन्वॉल्व थे, वहां जो कुछ कम्युनिस्टों ने हमें कहा कि ये पाकिस्तान की अनजस्ट वॉर थी ऑन इंडिया। ओके। हमको ये बोला था कि कश्मीर के लोग बगावत में खड़े हो गए। मेरे साथ कोई इस वक्त पाकिस्तानी ऐसा नहीं है मेरी उम्र का जिसको सच ये नहीं पता हो कि कोई बगावत नहीं हुई थी। पाकिस्तान ने अपनी फौज को सिविलियन यूनिफॉर्म में उरी और पास और पुंछ और इस सेक्टर से कोई 10,000 लोग भेजे, जिसको कश्मीरी मुसलमानों ने इंडियन आर्मी की तरफ करके वाइप आउट किया। उसकी वजह से अगस्त 25 को पाकिस्तान के रेगुलर मिलिट्री ने एडवांस किया ऑन छमजोड़ियाँ, और फिर प्राइम मिनिस्टर शास्त्री, जिसको मैं समझता हूँ इंडियाज ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर, उसने अटैक ऑर्डर किया ऑन लाहौर। वो बात खत्म हुई। जब खत्म होने के बाद आपको पता चल गया कि झूठ क्या है और सच क्या है। जब आपके सामने सच आपके चेहरे पे नजर आ रहा हो और फिर भी आप झूठ बोले तो आपके पास चॉइस है। तारिक जी ने ये सच बात कब बोली थी, कहां बोली थी? 1967 में मैं इलेक्शन लड़ा। मैंने अपने कॉलेज में जनरल सेक्रेटरी का मुझ पे इल्ज़ाम लगाया गया कि ये मुल्क दुश्मन है, और ये मैं सोचिए 16 साल की उम्र में कहा इंडिया का एजेंट है, क्योंकि मैंने कहा कि ये पाकिस्तान का इंडिया पे एग्रेशन था और ये इंडिया की डिसेंसी है कि आपको ख़त्म नहीं किया, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी है। लेकिन वो अब ये फिर मैं उसके बाद एक वहाँ नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन थी अगेन, तो अयूब खान की हुकूमत ने ये हमको समझ में आया कि 1965 में जब वो इलेक्शन बेईमानी से वो जीते फातिमा जिन्ना के अगेंस्ट, तो उन्होंने इंडिया पे जंग अटैक किया टू गेन सिंपैथी ऑफ द पीपल। वंस यू अंडरस्टैंड दैट द पाकिस्तान आर्मी इज द मेन कल्प्रिट, तो फिर तो आपका ईमान पाकिस्तान। ऑन विच प्लेटफॉर्म यू हैव रेज्ड योर वॉइस?
It's within election, or No. you went to the street, or I went to you the did some dharna ya kuch? I went to jail. I was externed from city of Karachi in 1970. Then I spent a year in jail in Balochistan. All three dictators in Pakistan I have suffered. When General Zia took over, I was fired from Pakistan television. I was a reporter there, and I left the country. I knew that ये पाकिस्तान नहीं है, ये ना पाकिस्तान है. और फिर आप 71 में आपने 30 लाख बंगालियों को कत्लेआम किया एक साल में. कैन यू इमेजिन? लुक, इंडिया वालों को समझ में नहीं आता 30 लाख आदमियों को मारना क्या है, और ना ही पाकिस्तानियों को समझ में आता. लेकिन बांग्लादेशियों के दिल अभी दुखे हुए. पाकिस्तान छोड़ने के बाद, जैसे आई थिंक यू वर किक्ड आउट. You were kicked out. I was charged with sedition and barred from taking employment in Pakistan. Okay. So I had to leave. And as a journalist, as a Pakistani, where can you get fine work? So I switched to advertising, copywriting, and worked 10 years in Saudi Arabia. So you went to Saudi Arabia. Yes. Now, come to the Saudi Arabia. Okay, again it's a Muslim country. Yes. Okay. पाकिस्तान जैसा एक देश, एक मुल्क जो बिल्कुल कह सकते हैं कि इस्लाम के आधार पे उसके ऊपर बना हुआ नहीं, झूठ के आधार पे, इस्लाम के आधार पे. लेकिन उनका दावा ये है, वो झूठ बोलते हैं. ओके, कि एक धर्म के आधार पे बनाया उन्होंने, मजहब के आधार पे बना हुआ एक पाकिस्तान. उसके बाद आपने अपने आप को बसाया सऊदी में. वहां पे क्या हुआ फिर एक्टिविटीज? वहां मैं सहाफत तो नहीं कर सकता, वहां एडवर्टाइजिंग की, लेकिन जितना कुछ सीखा हमने वहां, मैं समझता हूँ आई वॉज वेरी लकी टू बी देयर. मेरी 30वीं सालगिरह नवंबर 20, 1979 में हुई, जब सऊदी अरेबिया के अंदर मक्का पे पहला आईसिस टाइप का हमला हुआ और उसमें हज़ारों लोग मारे गए. सऊदी अरेबिया का ऑलमोस्ट तख्ता उल्टा गया. फिर ईरान ने कह दिया कि अमेरिका ने हमला किया मक्का पे, तो आपको पता है अमेरिकन एम्बेसी पे अटैक हुआ इन इस्लामाबाद. उसी 79 में ईरान में रेवोल्यूशन आया, खुमैनी साहब आ गए. उसी 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को टांगा गया अप्रैल 5 को. उसी 79 में अफगानिस्तान में इंटरवेंशन हुआ, वहाँ कम्युनिस्ट हुकूमत आई. तो ये जो 79-80 का पीरियड है, ये कोल्ड वॉर की क्लाइमेक्स पे पहुंच रहा. और सऊदी अरेबिया में हमको समझ में आया कि इस्लाम की बेसिस पे एक नेशन नहीं बन सकता, क्योंकि सऊदी अरेबिया इज अ रेसिस्ट अपार्थाइड स्टेट, जो अपने पैसे और गुंडागर्दी की वजह से वो ना सिर्फ ये कि दुनिया भर में टेररिज्म फैला रहा है, बल्कि पाकिस्तान को यूज करके, जैसे आप समझिए कि दाऊद के छोटे गुंडे जो हैं वो हैं, बड़ा दाऊद जो है वो सऊदी अरेबिया है. पूरी दुनिया में उसका टेररिज्म फैला हुआ है. एंड हमने देखा कि इट इज बेस्ड ऑन रेसिज्म. तो काला मुसलमान सबसे नीचे है, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी मुस्लिम जरा और ऊपर है, उसके ऊपर लबनानी, फिर फलस्तीनी, सबसे ऊपर सऊदी, और सऊदी के ऊपर गोरा. तो हम कहते थे कि दोनों अपार्थाइड कंट्री, साउथ अफ्रीका और सऊदी अरेबिया के बाई चांस एक ही इनिशियल्स हैं. ऐसे दोनों हैं, और दोनों ही वो जुल्म कर रहे हैं जिसके अंदर कोई हिसाब नहीं है कि हम उसको नेक नजरी से देखें या उसको ईमानदार समझें. These are terrorist breeding countries, both of them. स्वागत है आपनु कार्यक्रम अतिथिમાં. तारिक जी, ब्रेक से पहले आपने बताया कि बिल्कुल रेसिज्म सऊदी में भी चल रहा है. अभी बात सीधा ये आता है कि जहां तक मुस्लिम कम्युनिटी की बात है, वो किसी ना किसी को अपने आका मानते हैं. स्प्लिट हो चुका है, पूरा जितने भी मुस्लिम है दुनिया भर के, वो स्प्लिट हो चुका है. ऐसा नहीं लगता कहीं पे एक ही डायरेक्शन पे वो लोग नहीं जा रहे. कभी इधर दे कैन बन जाते इनके कहीं रेसिज्म, कहीं गोरों को देख के कहीं बहक जाते. ऐसा है नहीं. मुसलमान कभी एक नहीं थे. मुसलमान तो प्रॉफिट मोहम्मद के मरने के बाद उसी दिन आपस में लड़े, उसी रात को. आपको शायद ना पता हो कि प्रॉफिट मोहम्मद के 18 घंटे तक नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई गई, कब्रिस्तान नहीं ले जाके गया. जिस एक दूसरे की दाढ़ियां खींच रहे थे सकीफा के मैदान में, घर में, उसके फौरन बाद रसूलुल्लाह की डेथ हुई है. और अब पहली मुसलमानों को मारा गया कि तुम इस्लाम छोड़ गए हो,
तुम पे ब्लास्फेमी का चार्ज है, अपोस्टेसी, लोगों की गर्दनें काटी गई, उनके सिरियों से चूल्हे बनाए गए, उनकी बीवियों के सामने खाने पकाए गए, उन्हीं की बॉडी के। प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली को किसने कत्ल किया? अरबों ने किया ना। उनको पनाह कहां मिली? राजा दाहिर एक हिंदू किंग है सिंध का, वहां पनाह मिली। पहली मस्जिद जो है दुनिया में मदीना के बाद मक्का में नहीं बनी, अपने कोचिन के नॉर्थ में बनी है, केरला में, मलाबार पे, जहां एक हिंदू बादशाह ने अपनी जमीन दी। तो हम जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, हमको तो हिंदुओं से कहना चाहिए बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने हमको पनाह दी उसके, लेकिन लीडरशिप इतनी गलत है कि बजाय इसके कि बस मेरा सीधा सवाल ये था कि क्या इसमें रिलीजियस गुरु की गलतियां है या फिर जो भी पॉलिटिकल लीडर्स है उनके बन के ये गलती है मोहम्मद इकबाल की और मोहम्मद अली जिन्ना और यूपी और सीपी और बिहार के नवाबों की, जिन्होंने अपने आप को अंग्रेज का साथ इस्तेमाल हुए और मुगल सल्तनत की एक काउंटर वेट बनाया कि हम पाकिस्तान बनाएंगे जहां से इंडिया से फिर हमला करके दिल्ली पे कब्जा करेंगे। ये उनका यूपी और हरियाणा के नवाबों का और लियाकत अली खान और जो भी पाकिस्तान आपने भेजे उर्दू बोलने वाले, हमारे पाकिस्तान में लोगों का क्या ताल्लुक था? पाकिस्तान सिंध का क्या ताल्लुक है पाकिस्तान? गफ्फार खान ने नहीं कहा था गांधी जी को कि आपने हमको गिदड़ों के हवाले कर दिया? बलूचिस्तान ने नहीं कहा था नेहरू साहब को कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, 70 साल से मैं जंग। तो फिर यहां पे आप जैसे जितनी गालियां, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा अगर कोई मुसलमानों के खिलाफ, खास करके पाकिस्तान के खिलाफ कोई बोलता है तो तारक जी बहुत खुल के बोलते हैं। नहीं, बहुत लोग हैं और लोग भी है, लेकिन एक उसमें से एक आप भी है। तारक जी, इसके अंदर कहीं पे कभी आपको ब्लेम करने की अंदर से जहन से इच्छा हुई कि हिंदुस्तान के पॉलिटिशियनों ने भी, या तो हिंदुस्तान की जो पॉलिसी मेकर थे उन्होंने भी कहीं कहीं गलतियां की? देखिए, बिकॉज दे गोट द सो मेनी चांसेस ओवर देयर। देखिए, एक होती है गलती, एक होता है दुश्मन के हाथ से यूज होना। गांधी जी और नेहरू और पटेल साहब की गलतियां आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है, उसमें यू कांट होल्ड एंगर अगेंस्ट देम। गांधी जी की सबसे बड़ी मिस्टेक थी खिलाफत मूवमेंट। वो कोई भगवान नहीं है, इज लाइक यू एंड मी, सो ही मेड अ मिस्टेक, बट ही वाज अ ग्रेट मैन। नेहरू वाज अ ग्रेट राइटर, ग्रेट फिलोसोफर, ग्रेट थिंकर एंड स्टेट्समैन। जिन्ना साहब जो थे वो तो कुछ भी नहीं थे, वो तो एक रियल एस्टेट एजेंट की तरह लंदन में बैठ के, ना उन्होंने किताब लिखी, ना रिसाला लिखा, ना लेटर टू द एडिटर लिखा। अंग्रेज के हुक्म पे एक वकील की तरह जो पैसे देता था उसकी बात करते थे। यूपी के नवाबों ने पैसा दिया, भोपाल के नवाब ने, हैदराबाद दक्कन के निजाम ने, हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करो, उन्होंने कर दिया, हिंदुस्तान के बाजू काट दिए। तो गांधी को तो आप ब्लेम नहीं करेंगे ना। ये कह सकते हैं कि भाई इसका बेटर स्ट्रेटेजी निकालते आप पार्टीशन पे नहीं एग्री करते। लेकिन जिन्होंने कलकत्ता राइट कराए ना 46 के डायरेक्शन में, जब 1 लाख आदमी मर गया है, तो फिर मुल्तान में जब सिखों को मारना शुरू किया और निकाल दिया पूरे शहर में, मुल्तान का हर अखबार जो था उसके एडिटर पब्लिशर सिख थे। वेस्टर्न पंजाब में सारे लोग जो थे वो आर्य समाज के पंजाबी हिंदू होते थे। जब उनके घर जलाने आपने शुरू कर दिए, तो अब भी हम कह सकते हैं कि गांधी जी से गलती हुई या नेहरू से। उस वक्त हमें क्या पता कि क्या हो रहा वहां। ईमेल तो नहीं, इंटरनेट पे तो नहीं है ना कि रोज रोज। अंग्रेज सरकार ने हमारे साथ वो किया कि बर्लिन जिस दिन गिरा है, मई 5, 1945, उस दिन चर्चिल को यूरोप की फिक्र नहीं थी। उसने कैबिनेट कमेटी बुलाई कि 15 दिन में रिपोर्ट दो कि इंडियन ओशन और इंडिया का क्या होगा। इतना तारिक जी ने इतनी सारी बातें की, इतनी सारी बुक्स लिखी, ऑनलाइन इतने एक्टिव है, ट्वीट आपका बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग, लाखों लोग पढ़ रहे हैं आपके पेज, आपकी जो भी कमेंट होती है, बिल्कुल बेसब्री से इंतजार करते कि मतलब आपको चाहने वाले और सामने जो आपके एनिमीज है वो लोग भी आपको बहुत ही माइन्यूटली आपको रीड करते, ऑब्जर्व करते। हुआ क्या है कि रिलीजियस गुरु, मुस्लिम रिलीजियस गुरु जितने भी है, क्या आपने उनके साथ बैठक की? क्या उनके साथ मिले? कहां पे उनकी भी गलती? जैसे डॉक्टर जाकिर है, मेरे हिसाब से बहुत सारे फॉलोअर है उनके, हाँ, और आप उनके खिलाफ बोलते जा रहे हो। वो बिल्कुल, तो वो आदमी सऊदी अरेबिया
की सिटीजनशिप ले, उसका हिंदुस्तान से क्या ताल्लुक है? उसको हिंदुस्तान से दुश्मनी है। ओवैसी ब्रदर्स को हिंदुस्तान से दुश्मनी है, वरना अपने बच्चों का नाम हिंदुस्तानी क्यों नहीं रखते? अरब नाम क्यों रखते हैं वो? मेरे माँ बाप ने मेरा नाम तारिक क्यों रखा? दिलीप कुमार रखते ना। मैं कोई अरबिस्तान से आया हूं? मैंने जन्म यहाँ लिया। 5000 साल से हम राजपूत हैं, पंजाब में रहते हैं, क्यों मेरा नाम रहा? ये बात क्या हिंदुस्तानी मुसलमानों को नहीं मालूम क्या? बेचारे मासूम है, मासूम है। इनकी लीडरशिप कभी आपने ढंग की देखी है? इन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद को क्यों नहीं फॉलो किया? इन्होंने मौलाना हसरत मानी को क्यों नहीं फॉलो किया? आज आरिफ मोहम्मद खान को क्यों नहीं ये फॉलो करते? आरिफ मोहम्मद खान को क्यों अपने यूपी के गांव में बैठे रहना पड़ता है? ये एमजे अकबर की बात क्यों नहीं सुनते? इन आप लोगों ने, जो हिंदू मेजॉरिटी है, आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ देके मौलवियों को एम्पावर किया। मुसलमान तो मौलवी को ठोकर मारता है। तो मुसलमानों में आप जैसे जितने भी इंटेलेक्चुअल मुस्लिम्स है, या तो कोई चाहते हैं कि यह मसला किसी ना किसी तरह हल हो, या तो अपने दिल में जो भी दर्द है वो सामने लाके क्यों नहीं कहते कि वी डोंट वांट टू फॉलो द मुस्लिम पर्सनल लॉ? कहते नहीं, कैसे कहेंगे? जब हिंदू कहेगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ खराब है तो मुसलमान डिफेंसिव पे हो जाएगा। आप खामोश हो जाए, आप देखिएगा। जहां आप कहते हैं कि मेरा नाम मेरे घर वालों ने रखा तारिक। हाँ। आज भी आप नाम अपना बदल सकते हैं, दिलीप कुमार कर सकते हैं। मैंने अपनी बेटी का नाम लग दिया लक्ष्मी। मेरे पूरे 24 साल का था, पूरे घर में अजाब मच गया। हमने फिर कॉम्प्रोमाइज करके नाम नताशा रखा। मैंने कहा मेरा नाम, बच्चे का नाम अरबी नहीं होगा। हम तो करते हैं। लोगों का यह भी कहना है कि तारिक जी बिल्कुल पिट्ठू हो गए। हाँ, ईसाइयों के, ठीक है, ईसाइयों के, हिंदुओं के डोनेशन मिलता है, यहूदियों को बहुत पैसा मिलता है, मुझे करोड़ों मिलता है। आ जाए मेरे घर पे, ले ले मुझसे भी कुछ। जो मुल्क पलता ही अमेरिकी और सऊदी और चीनी पैसे पे, वो मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं पैसा खाता हूं। साला तुम्हारा मुल्क बना ही हम ब्रिटिश पैसे से। तुम नवाबों की तवाइफों की तरह तुमने मुल्क बना दिया और इल्जाम मुझ पे लगाते हो। खाता पैसा, ठीक है, दे दे। तो मेरी किस्मत अच्छी, मैं खा रहा हूं। यहूदियों से भी खा रहा हूं, ईसाइयों से भी खा रहा हूं, कालों से भी, नीलों से भी, पीलों से भी। ये कोई बात है? आप मेरी आर्गुमेंट का लेजिटिमेट ऑन द मेरिट्स ऑफ द आर्गुमेंट बहस करें। क्या इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी डर की वजह से चुप बैठी है? मैं बता रहा हूं क्यों नहीं सपोर्ट मिल रहा है तारिक जी को? ना, देखिए, हमारा काम है, हम हिंदू फिलॉसफी में बिलीव करते हैं कि काम करो, एक्सपेक्ट नहीं करो कुछ। कीप डूइंग व्हाट यू हैव टू डू, द रिजल्ट विल कम ऑन इट्स ओन। ये ना 65 साल की उम्र के बाद तो हम फ्रंट फुट पे बैटिंग करेंगे ना। अब हमारा क्या हो जाएगा? कोई मार देगा? 100 साल पहले 65 में तो आदमी वैसे ही मर जाता था। तो हम तो क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड वारंटी पे चल रहे। जिसने मानना है, जिसने हमारा करना है, कर ले। हम सच बोलेंगे और मरते दम तक सच बोलेंगे, क्योंकि कुरान कहता है कि सच बोलो इवन इफ इट हर्ट्स यू। ये मौलवी लोग सच बोलना तो सीखे। दाढ़ी, मूछियां, हिजाब, अजीब अजीब कपड़े पहन के हमको जादू करके जाते हैं। ये इंडिया के मुसलमान के पास दो चॉइस है। ये नहीं कि शिया हो या सुन्नी है, नो। औरंगजेब का साथ दे या दारा शिकों का। मर्द के बच्चे तो दारा शिकों के बने, अगर अरब की गुलाम है तो औरंगजेब। ये चॉइस क्लियर है। मेरे साथ चले, मैं ब्लैक पेंट लेके सारी सड़कों पर औरंगजेब के नाम पे पेंट कर देता हूं। एक्सटेंडेड वारंटी की बात करते हैं जरा एक छोटे से ब्रेक के। कार्यक्रम अतिथिमा, एज यू टोल्ड मिस्टर तारिक कि 65 हो गया, एक्सटेंडेड वारंटी चल रही है, जो करना है कर ले, एक्सट्रीमिस्ट को जो हमला करना है कर ले। हमले की बात पे आ जाता हूं, थ्रेटन क्या क्या आती है तारिक जी को? रोज आती है, आप ट्विटर पे पढ़ देंगे। मेरी नहीं, मेरी फैमिली के, मेरी बेटी को, मेरी बीवी को, जो बाय द वे गुजराती स्पीकिंग है। तो हमने जहर खाना सीख लिया, हमको अब जहर से मर नहीं सकते। हम 40 साल से ये जहर थोड़ा थोड़ा, आर्सेनिक ईटर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हमको डर नहीं लगता। धर्म को ध्यान में रख के, अगेन मैं वही बात पे आता हूं, मजहब को ध्यान में रख के ज्यादातर मुसलमानों को ये कहा जाता है कि अपने मजहब के खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं है। तो फिर जैसे कि बाकी सभी लोग मेरे हिसाब से ओपन माइंडेड होते हैं, डिस्कस करते हैं, बाकी कम्युनिटीज, बाकी रिलीजियस जो भी पर्सन है,
रिलीजन में मानने वाले, वो कहते कि कुछ गलती आए तो इम्प्रोवाइज करे। मुसलमान का तो यही काम था। मीर तकी मीर को पढ़े, आप गालिब को पढ़े, दक्कनी जो थे सारे, ये तो तेल निकला है जमीन से अरबों का, तो हमारा बेड़ा गर्क हुआ कि लोग ना सिर्फ अपनी बीवियों को, अपनी अकल पे भी बुर्का पहना के बैठे हुए। क्या कहा था मीर तकी मीर ने? कब से मैंने तर्क किया, सर उड़वा दिया बगदाद में। वो जिस हारून रशीद के जमाने में, मैं नाम ज़हन से निकल रहा है, जिसने कहा था अनाल हक, खुदा से हमारा झगड़ा अलाउड है मुसलमानों का। मोहम्मद हमारा लीडर है, उसको मार दिया मुसलमानों ने। मरते दम तक मोहम्मद ने कहा मुझे पेन पेपर दो, मैंने कुछ लिखना है। पढ़िए, किसने कहा था कि इसको नहीं देना, ये कुछ लिख देगा हमारे खिलाफ। कुरान की आयतें को गलत तरीके से लोगों तक पहुंचाई जाती है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, कुरान की कंपाइलेशन गलत तरीके से है। कुरान क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। कुरान की जो अरेंजमेंट है वो प्रॉफिट मोहम्मद के मरने के बाद जो 2 खलीफा चले गए, उस्मान ने की, हजरत उस्मान ने, और उन्होंने ये कहा कि जो सबसे बड़ी आयत है वो पहले, सबसे छोटी एंड में। इसका मतलब चैप्टर 5, फिर 32, फिर 48, फिर 79, फिर 3, फिर 12। तो यकीन करिए, इवन इफ यू आर फ्लुएंट इन अरबिक यू कैन नॉट रीड इट। ओनली यू कैन रीड इट इफ यू नो व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देन हाउ दे आर प्रेजेंटिंग द इंटरप्रिटेशन बिल्कुल गलत ही हो रहा है। क्यों होगा? आपको तो गाड़ी आवाज में आप हलक से तेज आवाज निकाले, दाढ़ी रख के मूंछ काट दे और जुब्बा पहन ले, लोग कहते हैं मौलवी साहब हैं। और आपके देवबंदियों ने तो क्या हशर किया हमारे मजहब का। अंग्रेज 1857 के बाद ही बना ना, अंग्रेज ने तो नहीं कहा कि इनको रोको। अहले हदीस वालों ने क्या किया? अहमदियों ने पाकिस्तान बनाया, आज मर रहे हैं वहां पे। इस्माइलियों ने पाकिस्तान बनाया, आगा खान वालों ने, वो भी, उनको भी काफिर कह दिया गया। इस्लामिक स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, अगेन मैं वहीं पे आता हूं कि इट इज अ फ्रॉडुलेंट कॉन्सेप्ट। इट हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम। मोहम्मद पैगंबर है इस्लाम का, पैगाम लेके आया, डिक्टेटर नहीं आया ऊपर से हिटलर की तरह के मुल्क बनाओ, गर्दन काटो। वो ठीक है, इस्लाम का इस्तेमाल करना एज फॉर पॉलिटिक्स इज इस्लामोफैशिज्म। इस्लाम और इस्लामिज्म में समझें, इस्लाम मजहब है आपका मॉरल डायरेक्शन, आपका मॉरल कंपस, अपने आप को इंप्रूव करने का तरीका। इस्लामिज्म है इस्लाम को यूज करना फॉर पॉलिटिकल पावर एंड फॉर किलिंग ईच अदर। अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग फतवे निकाले जाते हैं। हिंदुस्तान में फतवा निकाला है या नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादातर मुस्लिम को ऐसे भड़काया गया है कि आपको एटलीस्ट वंदे मातरम तो बोलना ही नहीं है। मैं तो वंदे मातरम से साथ ही शुरू करता हूं। इससे खूबसूरत पोइट्री तो है ही नहीं दुनिया में कहीं। क्या इतराज है इंडिया के मुसलमानों को? तो ये बात तारिक जी इंटेलेक्चुअल लोगों के बीच में बैठ के ये सब बातें क्यों करते हैं? क्यों नहीं जाते ऐसे मुसलमानों तक जो ऐसे भड़काए जाते हैं? ऐसे लोगों, मतलब ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं जहां पे ऐसे आप एसी हॉल में बैठ के डिस्कस करते। तारिक जी, मैं कल रात को तो मैंने बोला है, आप ऐसे कॉमन मैन में जाइए, मैं जाता हूं, गलियों में जाइए। मैं बताऊं को भीमताल में गया, 4:30 बजे सुबह अजान आई, इतनी जोर से मैं गया मस्जिद तक, 1.5 किलोमीटर पहाड़ के ऊपर चढ़ के गया। मैंने, क्या कर रहे हो तुम, क्यों देते हो सुबह 4:30 बजे लाउड स्पीकर पे अजान? तुमने ईजाद किया लाउड स्पीकर? तुम क्यों नहीं अजान देते हो? 600 मुसलमान है, 12,000 हिंदू को जगाते, तंग करते। कल को दंगा हो गया, फिर अपनी इज्जत अपने हाथ में रखो। समझाया, वो मस्जिद की कमेटी वाले समझ गए, उन्होंने दूसरे दिन अजान रोक दी सुबह की। लेकिन आपकी यंग जो है, वो टोपी पहन के जो लड़के आजकल घूमते हैं, वो दूसरे दिन आ गए, उन्होंने फिर से अजान शुरू करवा दी। एक्सट्रीमिस्ट की वजह से कहीं विश्व में, डेवलप कंट्रीज में मुसलमानों की रेपुटेशन डाउन हुई है? ऑफ कोर्स, कैसे नहीं रहा? आप जाके अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस, स्पेन, इटली, अभी लास्ट वीक टेक्सास में जाके एक पाकिस्तानी और एक
काला कॉन्वर्ट मुसलमान, उसने जाके हमला कर दिया है, दोनों मारे गए। इंडिया में हमला नहीं हुआ, बंबई पे हर जगह हमला हो रहा है और जवाब नहीं को दे पा रहा। तो मैं अकेले तो नहीं कर सकता ये। बलूचिस्तान को आजादी दिलवाएं, पाकिस्तान खुद ही टूटेगा और हिंदुस्तान उस दिन आजाद होगा। हिंदुस्तान में तारिक जी को जो अपने हिसाब से डिसाइड किया था, क्या आप मान रहे हो कि उसके हिसाब से आपको इतनी सपोर्ट मिल रही है? मैं सपोर्ट के लिए तो नहीं आया हूं। मैं आया हूं यहां एक किताब लिखने। मैंने लिखी थी किताब द जू इज नॉट माई एनिमी। अब मैं लिख रहा हूं द हिंदू इज नॉट माई एनिमी, क्योंकि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव और श्रीलंका के मुसलमानों को पता ही नहीं है कि मुसलमान, हिंदुस्तान वाहिद जगह है जहां मुसलमान, खासतौर पे शिया, अपने आप को कह सकता था कि मैं मुसलमान हूं। हमें किसी ने कोई तंग नहीं किया। हमारे मजहब वालों ने हिंदुस्तान को बड़ा तंग किया। तैमूर को, तुगलकों ने यूनिवर्सिटियां जलाई हैं, और सबसे बेईमान आदमी पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमान था वो औरंगजेब था। और हमने हिंदुस्तान में उसी औरंगजेब का नाम दिल्ली में लगा दिया। आप समझ सकते हैं, वॉर्सो में हिटलर स्ट्रीट हो तो दिल्ली में औरंगजेब मार्ग क्यों है? क्यों नहीं उसका नाम आप करते दारा शिकोह रोड? तो मुसलमान भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या कुछ नहीं किया हिंदुस्तान के लिए। रानी झांसी के साथ नहीं लड़े लोग अंग्रेज के खिलाफ। राजपूतों में नहीं थे ऐसे कमांडर, महाराष्ट्र की फौज में नहीं थे मुसलमान। एट लास्ट हिंदुस्तान और खास करके वर्ल्ड के मुसलमानों का आपका क्या संदेश है? मजहब और सियासत को अलग कर रहे हैं, वरना आप इसी मजहब में डूब के मर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच तारिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू સો મચ। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આ હતી વાત તારિક ફતેહ સાથેની। આપણે જોયું તે પ્રમાણે બિલકુલ હટકે, કારણ કે નોર્મલી જ્યારે પણ કોઈ પણ મુસ્લિમ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ હોય છે એ જ્યારે પણ આવે છે ત્યાં ક્યાંક ને ક્યાંક માશા અલ્લાહ વચ્ચે એવા પ્રયત્નો કરે છે, શબ્દ પ્રયોગો, જેથી કરીને બંને બાજુ બેલેન્સ રાખી શકાય, એક્સ્ટ્રીમિસ્ટને પણ તકલીફ ના પડે અને પોતાને જે કહેવું છે તો દૂધમાં ને દહીંમાં પગમાં